and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसका है आज लेक्चर नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें बहुत सारे हम देख रहे हैं जो लॉज है इनहेरिटेंस से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट देख रहे हैं। तो आज का है लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हमें देखने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन पी प्लांट और उन्होंने बहुत सारे वैरायटी में क्या किया था, बहुत सा ज़्यादा अमाउंट में पी प्लांट को यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल था। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हमें मेंडल के 3 लॉ देखने। पहला देखना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन विथ VM एकेडमी नासिक। ओके, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो उनका स्टेटमेंट है व्हेन टू होमोजाइगस, जिसे हम प्योर भी कहते, टू होमोजाइगस, होमो मतलब सेम, जाइगस मतलब गैमेट, जैसे कि इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस गैमेट कहेंगे। ओके, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब पेरेंट्स विथ वन और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पे एक सेट है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का, टॉल एंड डॉर्फ। कभी कभी 2 सेट भी हो सकते, जैसे कि हमने कल के एग्जाम्पल में देखा था कि 2 सेट भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे था राउंड येलो और यहाँ पे था रिंकल ग्रीन। तो ये भी क्या हो गया है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो इन दोनों सेट में पहले फ़र्क क्या है वो समझ लो। दोनों भी क्या है, होमोजाइगस मतलब प्योर पेरेंट्स है। प्योर पेरेंट्स क्यों है, क्योंकि दोनों गैमेट क्या है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो आप यहाँ पे क्या है, एक सेट है ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर का यहाँ पे एक सेट है टॉलनेस एंड डॉर्फनेस। यहाँ पे 2 सेट है अपोजिट कैरेक्टर के, यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे रिंकल है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है। बट जाइगोट कैसे मतलब गैमेट कैसे आइडेंटिकल है, इसे क्या कहेंगे हम, होमोजाइगस। अगर ऐसा क्रॉस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा या इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होता है, द अलेल कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन। तो हमें पता है इनमें से जो F1 जनरेशन बनता है, तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा। हमें पता है पहला कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब बाहर से दिखने वाला। अगर इस प्लांट को मैं बाहर से देखूँ तो इसका सीड कैसे दिखेगा, राउंडेड दिखेगा और उसका कलर क्या होगा, येलो होगा। क्यों, ये कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। अगर इस प्लांट को मैं बाहर से देखूंगी तो ये टॉल होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर क्या है, पहला कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट। अगर इस प्लांट को मैं देखूंगी तो इसकी हाइट कम होगी, वो क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर अपीयर होता है, जो भी कैरेक्टर चला जाता है, वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। एंड दोज विच नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं अपीयर होगा वो क्या होगा, रेसेसिव। हमें पता है सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव। हर एक के पास 2 कैरेक्टर होते हैं। जैसे अगर ऐसी कंडीशन है तो पहला कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट, दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, रेसेसिव। तो पहला कैरेक्टर क्या होता है, बाहर से देखने से, एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता चलता है, और जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो दिखता नहीं है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द जीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे 2 होमोजाइगस, जिसे हम प्योर पेरेंट्स भी कहते, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर होंगे, उनमें अगर क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर अपीयर होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और जो अपीयर नहीं होगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। ये था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलो देखते हैं इसको कैसे। तो अभी तक हमने देखा है कि जब भी क्रॉस होता है इन बिटवीन मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, जो कल का लेक्चर था वो अगर देखा है तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है वो समझ गया होगा। द फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है उसे कौन कंट्रोल करता है, उसे कंट्रोल करता है फैक्टर। तो ये क्या है, इसके अंदर के फैक्टर है वो उसे कंट्रोल करते हैं। इन डिसिमिलर पेयर, अगर ऐसी डिसिमिलर पेयर है तो
इस सिमिलर में वन फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, रिसेसिव। मतलब ये इसे क्या करेगा, हाइड कर देगा, ये बाहर से दिखेगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इनसाइड द जीन्स। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। तो ये किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, और F1 जनरेशन, ये कैरेक्टर F2 जनरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं। ये कैरेक्टर किसके लिए, ये जो लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द F1 जनरेशन। तो क्या है अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर होमोजाइगस पेरेंट्स होंगे जिनके पास एक या दो सेट होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के, जब उनका क्या होगा, क्रॉस होगा, जो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर आता है वो डोमिनेंट होगा, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं आएगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जाम्पल के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज जो टॉलनेस होता है पी प्लांट का, पी प्लांट के बारे में बात करते हैं क्योंकि मेंडल ने सारे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे ही किए थे। टॉलनेस इन पी प्लांट इज डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल डॉर्फनेस क्या होगा, उसका रिसेसिव कैरेक्टर होगा। इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, द क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ। तो हमें पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था। तो फिनोटाइप ऑफ पेरेंट, फिनो मतलब बाहर के अपीयरेंस से पता जो चलता है उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो पेरेंट का फिनोटाइप क्या है, यहाँ पे पहले पेरेंट का है प्योर टॉल, ये क्या है पेरेंट, प्योर टॉल है, और ये क्या है, प्योर डॉर्फ है। ओके, जीनोटाइप मतलब क्या है, उनका जो जीन्स का रेशो होगा वो कैसे होगा। प्योर के लिए हम दोनों भी सेम यूज़ करते हैं, यहाँ पे डॉर्फ है तो क्या होगा, स्मॉल टी। गैमेट्स, इसके पास कौन सा गैमेट है, टॉलनेस का, इसके पास एक ही टाइप का गैमेट है, स्मॉल टी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन बनता है, F1 जनरेशन। तो यहाँ पे एक ही चांस है ऐसा जनरेशन बनने की। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा था एक बार फिर से बता रही हूँ, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट, ये पी प्लांट के लिए टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहला है डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। ओके, तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, टॉलनेस, एंड रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, यहाँ पे डॉर्फनेस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट कैरेक्टर वाइल डॉर्फनेस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। क्योंकि F1 जनरेशन में बाहर से दिखने से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, टॉलनेस, तो ये कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और ये क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो अगर एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो क्या एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं हम। पहला पॉइंट होगा, इन क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ ऑफ पी प्लांट ओनली टॉलनेस इज द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन द ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन। यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल बन रहा है और उसका क्या है, टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वो एक्सप्रेस हो रहा है कहाँ पे, इन F1 जनरेशन। हेंस इट कैन बी इंडिकेट दैट द पी प्लांट जो होगा, इन पी प्लांट टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फनेस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। तो टॉलनेस इन F1 हाइब्रिड, इसे हम F1 हाइब्रिड भी कहते, इसे क्या कहते, F1 हाइब्रिड भी कहते। तो क्या होगा, टॉलनेस इन F1 हाइब्रिड इज डिटरमाइंड बाय जीनोटाइप। तो कौन सा जीनोटाइप है उसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन विच द डोमिनेंट अलेल इज टी। जो कैपिटल टी होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट अलेल, अलेल मतलब जीन्स का एक पेयर या फिर कैरेक्टर का एक पेयर, एक पार्ट, एंड स्मॉल टी क्या इंडिकेट करेगा, रेसेसिव इंडिकेट करेगा। तो ये क्या है, इसका फिनोटाइप है, और ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सारे ऑब्जर्वेशन देखे, और ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता चला कि F1 में जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर डोमिनेंट दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दिखेगा वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। अगर पेरेंट क्या होंगे, होमोटाइपिक होंगे, होमोजीनस होंगे, तब पेरेंट जब होमोजाइगोस होंगे तब ये पॉसिबल है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, पी प्लांट प्योर येलो। तो येलो के लिए हम यूज़ करते हैं
कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कलर इज क्रॉस विथ पी प्लांट प्योर ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल वाई स्मॉल वाई। कलर इन F1 जनरेशन ऑल पी प्लांट्स वेयर विथ येल्लो सीड्स विच लॉ ऑफ मेंडल्स एप्लीकेबल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे दो है तो इनका क्या होगा, क्रॉस होगा, तो इसका क्या होगा, गैमेट क्या होगा, कैपिटल वाई, इसका स्मॉल वाई ग्रीन वाला। तो इनसे जो F1 जनरेशन बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई क्या है, येलो कलर है, और ये क्या है, ग्रीन कलर है। तो ये क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर, ये क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसीलिए क्या हो रहा है, जो सारे सीड्स बनेंगे इन F1 जनरेशन वो कौन से कलर वाले होंगे, येलो कलर वाले होंगे। तो ये एग्जाम्पल कौन से लॉ को एप्लीकेबल करता है या कौन से लॉ को प्रूव करता है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को। सेकंड लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो चलो पहले देखते हैं लॉ क्या है। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड मतलब F1 फॉर्म गैमेट, जब F1 में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, गैमेट्स मतलब F1 में जो हम पेयर देखते हैं ऐसे, इनको क्या कहेंगे, हम गैमेट कहेंगे। द अलेल्स मतलब कैरेक्टर, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करना, फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट। तो क्या होता है यहाँ पे, इन शॉर्ट, जब भी F1 जनरेशन फॉर्म होता है, F1 जनरेशन में गैमेट्स जब फॉर्म होते हैं तो उनके कैरेक्टर F1 में आते वक्त क्या होते हैं, पहले जो पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फिर उनमें से क्या किया जाता है, कुछ कैरेक्टर को चूज़ करके एक नया गैमेट फॉर्म होता है। ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो चलो देखते हैं कैसे, विथ एग्जांपल। सपोज एक प्लांट है, पी का ही प्लांट लेते हैं, जिसके फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल है, ऐसा समझते हैं। हमें पर्पल कलर का एक एग्जांपल भी देखना है। तो यहाँ पे है प्योर पर्पल, और दूसरा है जो फ्लावर है उसका वाइट कलर है, तो वो स्मॉल पी से दिखाया मैंने। दोनों कैरेक्टर सेम से ही दिखाए जाते हैं, एक को कैपिटल यूज़ किया जाता है और एक को स्मॉल। तो ये हो गया प्योर पर्पल, सॉरी, ये हो गया प्योर पर्पल, ये हो गया प्योर वाइट। इनके बीच में जब क्रॉस होगा और यहाँ पे क्या होगा, नया गैमेट जो फॉर्म होगा F1 जनरेशन, तो हमें पता है F1 जनरेशन में क्या फॉर्म होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। मतलब ये फ्लावर भी कौन से कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा, ये उसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है, व्हेन हाइब्रिड मतलब F1 जनरेशन के गैमेट जब फॉर्म होते हैं, ये गैमेट जब फॉर्म होगा, द अलेल, ये जो कैरेक्टर है, पहले इन दोनों के कैरेक्टर को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। इसके पास दो कैरेक्टर है, कौन से कैपिटल पी, इसके पास भी दो कैरेक्टर है, स्मॉल पी, इनको सेपरेट किया गया। फिर यहाँ से एक को उठाया गया और यहाँ से एक को उठाया गया और ये कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ। तो क्या होता है, सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, पेरेंट्स को सेग्रीगेट किया जाता है, एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट। तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, F1 ने यहाँ से एक कैरेक्टर उठाया, यहाँ से एक कैरेक्टर उठाया और दोनों को ज्वाइन करके एक डिफरेंट गैमेट को फॉर्म किया। इसे हम कहेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब पेरेंट्स के पास जितने भी पेयर है तो उसमें से क्या किया जाता है, उसमें से पेरेंट्स के पेयर में से पहले क्या किया जाएगा, जो भी कैरेक्टर है वो जो भी अलेल्स है उनको सेपरेट किया जाएगा, फिर उनमें से कैरेक्टर को एंटर मतलब उठाकर नया गैमेट फॉर्म होगा इन F1 जनरेशन। तो इसे हम कहेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो आपके एग्जरसाइज में भी है, वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो इसी लॉ सेग्रीगेशन के लॉ को प्योरिटी ऑफ गैमेट का लॉ भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉयड मतलब जिनके पास क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऐसे होते हैं 2n जो होते हैं, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे, दे कंटेन 2 फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेड। उनके पास 2 फैक्टर होते हर ट्रेड के लिए। मतलब जो पी प्लांट है वो क्या है, डिप्लॉयड है, तो उसका अगर पर्पल कलर का फ्लावर है तो उसके लिए क्या होंगे, 2 ट्रेड्स या 2 कैरेक्टर होंगे, कैपिटल पी। अगर वाइट कलर का फ्लावर है तो स्मॉल पी। तो ऐसे क्या होते, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास क्या होते, फैक्टर क्या होते, पेयर में होते।
उनके डिप्लॉइड जो सेल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, और ये क्या होते हैं, सेक्रिकेट होते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसमें से एक और इसमें से एक क्या है, सेपरेट करके क्या है, नया गैमेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। जो टू अलेल्स होंगे और कैरेक्टर्स होंगे डू नॉट मिक्स, ये दोनों मिक्स होके नया नहीं, मतलब पर्पल और वाइट मिक्स होके वॉयलेट कलर नहीं बन सकता। तो ये कलर क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, आइदर ये कलर आएगा या फिर ये कलर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि F1 में होगा कि ये पर्पल कलर है और ये वाइट कलर, तो दोनों को मिक्स करके को वॉयलेट कलर बना दे या फिर ऑफ वाइट कलर बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आने वाला जो F1 जनरेशन होगा आइदर पर्पल कलर का होगा या फिर वाइट कलर का होगा, उसका डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है उस पर डिपेंड होगा। इसलिए क्या है, प्योर है, मतलब पेरेंट्स में जो कैरेक्टर थे वो क्या हो रहे हैं, F1 में आ रहे हैं। तो ये प्योर कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर का मिक्सिंग नहीं होता। इसीलिए मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, क्योंकि बनने वाला क्या जो गैमेट है आइदर क्या हो सकता है, मेल जैसा हो सकता है या फिर फीमेल जैसा हो सकता है। दोनों को मिक्स करके नया गैमेट फॉर्म होना पॉसिबल नहीं है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। सो हेंस द लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ रही हूँ और उसके लिए हमें लिखना है ऐसा। अ पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर वॉज क्रॉस विथ प्लांट प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर। तो एक प्लांट था जिसका फिनोटाइप क्या था, पर्पल फ्लावर थे उसके। ओके, ये प्योर प्लांट है, प्योर कैरेक्टर है पर्पल, और यहाँ पे क्या था, वाइट फ्लावर, और यहाँ पे भी इसके वाइट फ्लावर। ओके, तो क्या कहा है उन्होंने आगे, पहले से पढ़ती हूँ। अ पी प्लांट विथ पर्पल फ्लावर वॉज क्रॉस विथ द प्लांट प्रोड्यूसिंग वाइट फ्लावर। द क्रॉस प्रोड्यूस 50 प्लांट विथ ओनली पर्पल फ्लावर ऑन सेल्फिंग। मतलब F1 जनरेशन में कितने प्लांट फॉर्म हो रहे, 50। The plants produce 482 plants with purple flower and 162 with white flower in the F2 generation. What genetic mechanism account for these results? Explain. तो कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म इसमें है और हमें क्या करना है, एक्सप्लेन। तो एक प्लांट है, क्या है, दो प्लांट का क्रॉसिंग हो रहा है, एक के पर्पल फ्लावर से और एक के वाइट फ्लावर है, फॉर पी प्लांट। उनके बीच में क्रॉस हो रहा है और F1 जनरेशन में कितने प्लांट्स बन रहे हैं, 50 प्लांट्स बन रहे हैं। और F2 जनरेशन में क्या है, 482 जो प्लांट्स होंगे वो पर्पल कलर के फ्लावर के होंगे और 162 क्या होंगे, वाइट कलर के फ्लावर के होंगे। हमें जेनेटिक मैकेनिज्म मतलब कौन से लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है, वो बताना है। तो चलो देखते, पहले पर्पल फ्लावर, तो यहाँ पे प्योर कैरेक्टर है तो मैं दोनों के लिए कैपिटल P यूज़ कर रही हूँ और ये इसके लिए स्मॉल p यूज़ कर रही हूँ। इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है। तो इसके पास कौन सा गैमेट है, यहाँ पे कैपिटल P स्मॉल p। तो इनके बीच में F1 जनरेशन से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल P स्मॉल p। अभी क्या है, सेल्फिंग, मतलब कैपिटल P स्मॉल p जो होगा अपने जैसे किसी और के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा, और यहाँ पे बनेगा F2 जनरेशन। तो ये कितने प्लांट बोले उन्होंने, 50। ओके, अभी जो F2 जनरेशन है वहाँ पे देखो, इसके पास यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फीमेल मेल। तो पहला फीमेल है, उसके पास कैपिटल P स्मॉल p, और मेल के भी पास भी कैपिटल P स्मॉल p। तो पहला बनेगा कैपिटल P मतलब प्योर पर्पल। दूसरा होगा कैपिटल P स्मॉल p मतलब हाइब्रिड पर्पल। थर्ड वाला होगा कैपिटल P स्मॉल p मतलब हाइब्रिड पर्पल। और लास्ट वाला होगा स्मॉल p मतलब प्योर वाइट। और यहाँ पे उन्होंने रेशियो दिया है 482 एज टू कितना है, 162। ये क्या है, पर्पल एज टू वाइट का रेशियो। ओके, इतने प्लांट्स फॉर्म होते हैं वो उन्होंने बताया है। तो चलो देखते हैं इसका, अभी देखते हैं हम फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं इसके लिए। तो फिनोटाइपिक रेशियो में क्या आ रहा है,
3 पर्पल है, सो 3:1, पर्पल एस टू वाइट का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 1 2 3 पर्पल होंगे और ये क्या होगा, वाइट। तो बाहर के अपेरेंस से मतलब जो फिनोटाइप होगा, हमें 3 पर्पल कलर के प्लांट दिखेंगे और 1 क्या होगा, 1 होगा वाइट कलर का। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1 कैपिटल P एस टू 2 कैपिटल P स्मॉल p एस टू 1 स्मॉल p। तो ये रेशियो होगा 1:2:1। तो अभी क्या हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन से, जो दी गई इंफॉर्मेशन है, तो क्रॉसिंग ऐसे होगा और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इन F2 जनरेशन द रेशियो कम्स टू 3:1 बिटवीन द पर्पल एंड वाइट फ्लावर। इट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इन्वॉल्विंग 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक ही पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, कौन सी है, वो पेयर है वाइट और पर्पल वाली। इट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे क्या है, ये कैरेक्टर आ गया पर्पल वाला, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये कैसा कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसने कौन सा लॉ फॉलो किया इन F1 जनरेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। एंड इन सेकंड इट फॉर्म द लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ से उसने एक सेग्रीगेट, दोनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को लिया, इसके 2 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर को लिया, दोनों को मिक्स भी नहीं किया, जैसे कैरेक्टर थे वैसे ही उनमें से एक एक सेग्रीगेट करके लिया। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर। जो फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल, एक कैपिटल P पर्पल को कंट्रोल करेगा, स्मॉल p किसको कंट्रोल करेगा, वाइट को। एंड ओनली द डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, मतलब बाहर से देखने से वही फैक्टर दिखाई देगा। मतलब या अगर ये ऐसा प्लांट है, ये 50 प्लांट है, तो सारे प्लांट क्या होंगे, पर्पल फ्लावर वाले ही दिखेंगे बाहर से अगर देखेंगे हम। क्यों, क्योंकि इसका जो पर्पल वाला कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट है। बट जब F2 जनरेशन में हम जाएंगे तो 3:1, मतलब अगर 3 पर्पल फ्लावर वाले प्लांट बनते हैं तो उनमें से चौथा क्या बनेगा, वाइट फ्लावर वाला प्लांट बन सकता है। थर्ड लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब जो भी होगा उनका वर्गीकरण, वो मतलब कॉम्बिनेशन जो होंगे गैमेट्स के, वो। द लॉ स्टेट्स दैट, इसके 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी सेम ही है। द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन अ हाइब्रिड possessing 2 or more pair of contrasting factor, allele भी कह सकते हो, कैरेक्टर भी कह सकते हो, form gamete, the factor in each pair segregate independently of the other pair। मतलब अगर कोई हाइब्रिड क्या करता है, क्रॉस करता है, तो ये लॉ है फॉर F2 जनरेशन। अभी तक जो 2 लॉ देखे थे हमने F1 जनरेशन के लिए थे, ये लॉ है फॉर F2 जनरेशन, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, हाइब्रिड पजेसिंग, हाइब्रिड का क्रॉस हो रहा है। तो हाइब्रिड का क्रॉस कहाँ होगा, F2 जनरेशन में, क्योंकि हाइब्रिड बनता है F1 में। तो अगर हाइब्रिड जो हो रहे हैं उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, पेयर होंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के या कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर के, और वो जब गैमेट फॉर्म करते हैं तो क्या करेंगे, वो फैक्टर हर पेयर में से एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, मतलब सेपरेट करेंगे और अपनी एक नई पेयर बनाएंगे, और दूसरे किसी भी पेयर को वो टच भी नहीं करेंगे, मतलब उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो F2 जनरेशन जब भी बनता है, जब उसके जो गैमेट्स होंगे वो सेग्रीगेट होते हैं, मतलब पेरेंट से लिए जाते हैं, तो इंडिपेंडेंटली होंगे, किसी और पेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। या फिर इसे हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेरेंट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब 2 पेरेंट के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे, तो ये डाई हाइब्रिड के लिए आर क्रॉस्ड, देन इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो जो इनहेरिटेंस होगा, मतलब नया बनने वाला जो कैरेक्टर गैमेट होगा, वो क्या होगा, पहली पेयर का दूसरे पेयर से क्या होगा, इंडिपेंडेंटली फॉर्म होगा, मतलब दूसरे के कैरेक्टर में ये इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर को क्या करेगा, पेयर बनाएगा इनहेरिटेंस में। तो इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल, द लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब ऐसा क्रॉस जहाँ पे क्या होंगे, पेरेंट्स में क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अभी तक जो हमने देखा था तो वो क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए था,
फॉर F1 जनरेशन, ये है फॉर F2 जनरेशन, जहाँ पे पेरेंट के बीच में क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे उनके लिए। ये जो लॉ है, दिस लॉ डिस्क्राइब हाउ डिफरिंग जीन्स और अलेंस, जिसे हम कैरेक्टर भी कहते हैं, प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली। तो जब हम पेयर में लिखते हैं तो क्या होते हैं, वो सेपरेट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते कैरेक्टर और इंडिपेंडेंट भी होते फ्रॉम ईच अदर। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये अलील क्या हो जाते, रैंडमली क्या होते, यूनाइट हो जाते टू इन द फर्टिलाइजेशन। मतलब जो एक पेरेंट, दो पेरेंट्स है तो दो पेरेंट से एक एक कैरेक्टर लेकर नया क्या होता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, तो यूनाइट हो जाएंगे। इन हाइब्रिड क्रॉस जो F2 जनरेशन होता है, हमने देखा है रेशियो क्या होता है उसका, फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:3:1। हमें और एक एग्जांपल देखना है, ये कल के लेक्चर में हमने लिया था, लास्ट लेक्चर में, फोर्थ वाले। इट इंडिकेट्स दैट टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये पेयर ऑफ कैरेक्टर क्या है, इंडिपेंडेंट हो बिहेव कर रहे हैं, इसलिए रेशियो क्या है, अलग अलग है। अगर वो साथ में काम करते तो रेशियो क्या होता, सेम होता। इट कैन बी कंक्लूड दैट टू कैरेक्टर अंडर कंसिडरेशन आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली गिविंग राइज टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो यह ये क्या इंडिकेट कर रहा है, जो दो कैरेक्टर प्रेजेंट थे पेरेंट के पास, वो क्या हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, असॉर्ट कर रहे हैं, अपना अपना क्या है, गैमेट बना रहे हैं, और कोई भी यहाँ पे एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए क्या होगा, जो भी गैमेट बनेंगे वो गैमेट क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ अभी देखते वक्त बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे तब एकदम ईजी लगेगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस देखना है, जहाँ पे टू या टू मोर देन टू क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या है, डाई हाइब्रिड का एग्जाम्पल है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। तो कल हमने जो देखा था एग्जाम्पल येलो और राउंडेड था, आज हम थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल देखते। आज हम लेते टॉल एंड रेड। जो फिनोटाइप होगा पेरेंट का, ये होगा टॉल रेड। कोई भी प्लांट है, टॉल है स्टेम उसकी, कलर उसका रेड है। और दूसरा होगा डॉर्फ, और कलर लेते हैं वाइट। ओके, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है। तो दो कैरेक्टर यहाँ पे देखो, एक है टॉलनेस डॉर्फनेस, ये एक कैरेक्टर क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। दूसरा है रेड एंड वाइट। जीनोटाइप, टॉल के लिए हम तो कैपिटल T यूज़ करते, रेड के लिए कैपिटल R यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, TTRR। ओके, और इनके अपोजिट छोटे वाले इनको यूज़ करते, तो ये होगा स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ पे कौन से गैमेट आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है TR और यहाँ पे स्मॉल TR। ये जो कल का जो लास्ट लेक्चर था, फोर्थ वाला लेक्चर, उसमें ये सारा एक्सप्लेन किया है। वो अगर लेक्चर देखा है तो यह भी अच्छे से समझ में आएगा। नाउ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर आ सकते हैं, ये होगा डोमिनेंट मतलब टॉल, ये हो गया दूसरा डोमिनेंट दूसरे कैरेक्टर के लिए। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं F1 हाइब्रिड। ये क्या होगा, टॉल होगा और रेड होगा, क्योंकि दोनों कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, डोमिनेंट है। अभी उनका क्या होने वाला है, सेल्फिंग, मतलब ये अपने जैसे किसी और के साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो सेम ले लिए हमने। अभी इसके कितने गैमेट फॉर्म होंगे, ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज भी एक बार फिर से देख लो। इसके गैमेट डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, फिर या फिर ऐसे कर लो, कौन से गैमेट फॉर्म हो सकते। तो इस साइड में फीमेल लिखो, इस साइड में मेल लिखो। इसके पास देखो कौन से कैरेक्टर है, इसके पास है दो कैरेक्टर है, टॉल डॉर्फ, और दूसरा कैरेक्टर है रेड वाइट। तो पहला क्या बन सकता है, टॉल रेड, यहाँ पे बनेगा ऐसे,
यहाँ पे बनेगा TR और यहाँ पे बनेगा TR। मतलब इन दोनों की, इसके भी 4 गैमेट फॉर्म होंगे, इसके भी 4 गैमेट फॉर्म होंगे। कौन से होंगे देखो, इसके लिए होगा TR होगा, TR होगा, ये वाला नहीं, TR कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल r, इसके लिए भी सेम होंगे। तो ये 4 गैमेट क्या करेंगे फॉर्म। जब भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे और F1 जनरेशन में सेल्फिंग होगा तो यहाँ के जो 4 कैरेक्टर, इनमें से 2 इस साइड में लिख लो, ये 2 इस साइड में लिख लो और कॉम्बिनेशन कर लो, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, तो हमें क्या मिलेंगे, ये 4 मिलते। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास ये 4 गैमेट है, ये 4 फॉर द मेल एंड 4 फॉर द फीमेल। अभी हमें देखना है F2। तो F2 के लिए हम क्या करते हैं, अभी टेबल बनाते। तो चलो F2 जनरेशन देखते हैं। हमारे पास कैरेक्टर कौन से थे, गैमेट। पहला ये था, फिर ये था, फिर ये था और ये था। सेम आएंगे क्योंकि सेल्फिंग हो रहा था। ओके, अभी इनके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बन सकता है हम देखते। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा इनके कॉम्बिनेशन से कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल R। यहाँ पे कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R कैपिटल R। ये समझ आ रहा है आपको, इन दोनों के कॉम्बिनेशन अभी इन दोनों के करने, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे होगा कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, T T R R। यहाँ पे होगा T T R और स्मॉल r। यहाँ पे होगा कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। यहाँ पे होगा कैपिटल T स्मॉल t R R। यहाँ पे T T R R। यहाँ पे T T R R। ये 4th लेक्चर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल आया है इसलिए। यहाँ पे T T R R, T T R R, T T R R। यहाँ पे T T R R। अभी यहाँ पे कैपिटल T कैरेक्टर है टॉल के लिए, R है कैपिटल रेड के लिए, स्मॉल t है डॉर्फ के लिए और स्मॉल r किसके लिए, स्मॉल r है फॉर द वाइट के लिए। तो चलो देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर है यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये टॉल रेड, पहला कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेंट, टॉल होगा रेड, ये भी टॉल होगा रेड, ये भी टॉल होगा रेड, ये भी टॉल रेड, ये टॉल है बट वाइट, ये टॉल रेड, ये टॉल बट वाइट, ये टॉल रेड, ये भी टॉल रेड। यहाँ पे देखो स्मॉल t, मतलब ये क्या हो गया, डॉर्फ और रेड, ये भी टॉफ रेड, टॉल रेड, टॉल वाइट, डॉर्फ रेड और ये होगा डॉर्फ वाइट। ओके, तो कल हमने जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो भी लिखे थे। तो जीनोटाइपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। कैसे, तो देखो यहाँ पे देखना है आप लोगों को कि यहाँ पे कितने टॉल रेड है। चलो काउंट करते, टॉल एंड रेड। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टॉल रेड कितने,
9। उसके बाद हमें काउंट करने टॉल एंड वाइट। टॉल एंड वाइट, टॉल वाइट 1 2 3, तो कितने 3। अभी हमें काउंट करने डॉर्फ वाइट। डॉर्फ वाइट कितने, चलो देखते हैं 1 2 3। और डॉर्फ डॉर्फ रेड हमने देखे, अभी हमें देखने डॉर्फ वाइट। डॉर्फ वाइट कितने 1। तो ये हो गया उसका कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया 9:3:3:3:1। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा 1:2:2:4:1:1:2:1:2:1। तो ये क्या है TTRR, ऐसे वाला कितना है 1 है। TT कैपिटल R स्मॉल r वाले कितने वो देखने, वैसे रेशियो लिखा जाता है। तो उसे हम कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। ये कल के लेक्चर मतलब 4th लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है अभी हमें ऊपर जो दिख रहा है, फ्रॉम अबव रिजल्ट इट इज़ ऑब्जर्व दैट इनहेरिटेंस कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इज नॉट लिंक विद द रेड कलर ऑफ फ्लावर। तो जो टॉलनेस है वो रेड कलर से रिलेटेड नहीं है, मतलब रेड होगा तो टॉल ही होगा ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। ये दोनों क्या है डिफरेंट कैरेक्टर है। और जब इनहेरिटेंस मतलब जब भी गैमेट फॉर्म करते तो वो सेपरेटली अपना अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, अपना अपना गैमेट फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली द कैरेक्टर ऑफ डॉर्फनेस इज नॉट लिंक विद द वाइट कलर। जो डॉर्फनेस है वो भी वाइट कलर के साथ लिंक नहीं है। डॉर्फनेस अपना एक सेपरेट कैरेक्टर है और जो वाइट होगा वो अपना एक सेपरेट कैरेक्टर है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट या एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है एक दूसरे से। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द अबव क्रॉस द टू पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो ये जो दो पेयर थे कैरेक्टर के, इसमें टॉल भी था रेड था, वो अपना अपना काम क्या कर रहे, सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होके नए गैमेट फॉर्म करने का काम क्या कर रहे, सेपरेटली कर रहे। इसे हम क्या कहेंगे segregation independently. Therefore the independent assortment of character during the inheritance, and this is the ideal example for the Mendel's law of independent of assortment. जब भी वो क्या कर रहे हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे तब वो कैरेक्टर जब भी नया जनरेशन फॉर्म करते हैं तो वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। टॉलनेस और रेडनेस का कोई भी लिंक नहीं होगा, या फिर डॉर्फनेस और वाइट कलर का भी कोई लिंक नहीं होगा। दोनों कैरेक्टर सेपरेटली क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। तो ये थे 3 लॉज ऑफ द मेंडल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।